तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में शीजान खान ने उम्र और धर्म की वजह से तुनिशा के साथ ब्रेकअप की बात मानी है। आरोपी ने बताया कि श्रद्धा केस भी उनका रिश्ता टूटने की वजह थी। शीजान का कहना है कि उस समय देश में चल रहे माहौल से वो परेशान था, इस वजह से उसने तुनिशा से अलग होने का फैसला किया। शीजान ने यह भी दावा किया कि तुनिशा ने ब्रेकअप की बात अपनी माँ से बताई थी, जिसके बाद तुनिशा की माँ ने उससे फिर से रिश्ते में आने को कहा था। तुनिशा केस की जांच के बीच उनकी मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने कहा है कि शीजान ने शादी का झांसा देकर रिलेशन बनाया, जबकि वो पहले से ही कई लड़कियों के संपर्क में था। 3-4 महीने शीजान ने तुनिशा का इस्तेमाल किया और अचानक उससे ब्रेकअप कर लिया। विनीता शर्मा ने कहा कि शीजान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा गया है। इस बीच पुलिस लगातार तुनिशा और शीजान के करीबियों से पूछताछ कर रही है और हर एंगल से केस की जाँच कर रही है। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत दशकों पहले हुई पुरानी भूल को सुधार रहा है। आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्राण फूंका है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को भविष्य में सफलता के शिखर पर ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरिए से भी आजाद होना होगा। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी के असाधारण साहस और बलिदान को याद किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि साहिबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी शौर्य गाथा को भुला दिया गया। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर मथुरा की कोर्ट के हालिया आदेश पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने दावा किया है कि सिविल कोर्ट ने 1991 के एक्ट का उल्लंघन किया है। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट ने सर्वे के पहले उपाय के तौर पर आजमाया है, जबकि कानून के जानकार मानते हैं कि सिविल मामलों में सर्वे लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी उपाय होना चाहिए। दरअसल मथुरा की अदालत ने 8 दिसंबर को हिंदू संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए संपत्ति की अमीन रिपोर्ट मांगी है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि एक तरह से मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये एक तरफा आदेश है। उनका पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ शनिवार को दिल्ली पहुंचे और सोमवार सुबह वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा है कि सम्मान करना हमारे देश की परंपरा है और हम देश की हर समृद्ध परंपरा की मजबूती के लिए काम करेंगे। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के इरादों पर सवाल उठाया। बीजेपी ने मांग की कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विवादित ट्वीट करने वाले कांग्रेसी नेता गौरव पांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को अपनी पार्टी पर ध्यान देने की नसीहत दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग सेना पर सवाल उठाते हैं और उसका अपमान करते हैं। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस चीन को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेरती रही है। राहुल गांधी ने रविवार को यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था और चीन के खतरे को लेकर सवाल उठाए थे। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि जब डोकलाम हुआ था तब राहुल गांधी चीन के अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू समुदाय से अपने घरों में हथियार रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। ये विवादित बयान उन्होंने रविवार को कर्नाटक में दिया। प्रज्ञा ठाकुर कर्नाटक के शिवमोगा में आयोजित हिंदू जागरण वैदिक के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुई थी। अब इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अपने घरों में हथियार रखो, कुछ नहीं तो कम से कम सब्जियां काटने के लिए चाकू तेज रखो, पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए। प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज कराया गया है। भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में जितने अत्याचारी हैं, अनाचारी हैं, पापाचारी हैं, उनको यहाँ से समाप्त करो, नहीं तो ये प्रेम की परिभाषा यहाँ पल नहीं पाएगी। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को
सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला का सोमवार को वॉइस सैंपलिंग टेस्ट किया गया। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल के सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ले गई। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि केस में ये ऑडियो अहम सबूत हो सकता है। इससे पता चल सकता है कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की। सीबीआई की CFSL टीम आफ्ताब का वॉइस सैंपल और ऑडियो सबूत सैंपल का मिलान करेगी। बैंक लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जब चंदा कोचर ICICI बैंक की कमान संभाल रही थी, तब उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था। बदले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी न्यू रिन्यूएबल को वीडियोकॉन से निवेश मिला था। कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश से आए 2 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर से आई ब्रिटेन की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ दुबई से कोलकाता आया एक यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दोनों संक्रमितों को आइसोलेट किया गया है। इससे पहले यूपी के आगरा में विदेश से आने वाला 1 और गया में विदेश से आने वाले 4 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गया में जो यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 3 इंग्लैंड और 1 म्यांमार का है। कोरोना के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में नए साल के जश्न के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर के ने कहा है कि नए साल का जश्न पब, रेस्तरां और बार में मनाने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही इन जगहों पर नए साल का जश्न रात 1 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं। आम लोगों पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने इनपुट लागत में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दिल्ली NCR के बाजार में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया है। मदर डेयरी ने फुल क्रीम दूध की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर कर दी है, जबकि टोन दूध की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 53 रुपए कर दी है। यूपी के बांदा में एक 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत की वारदात सामने आई है, जहां एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घर में अकेली पाकर मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाना चाहा। दरअसल कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए थे। उसी दौरान उनकी गाड़ी के ड्राइवर ने आंगन में खेल रही मासूम को बहलाकर अपने पास बुला लिया और अश्लीलता करने लगा। बच्ची जब तक हैवानियत का शिकार बनती, तब तक मासूम की आवाज सुनकर उसकी मां आ गई, जिससे आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 376 पॉक्सो सहित गंभीर मामलों में केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। हाजीपुर से खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स सड़क पर खड़ा है, फिर अचानक वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और सड़क पर दौड़ने लगता है। आग में तब्दील ये शख्स सड़क पर दौड़ता काफी दूर तक भागता दिख रहा है और सड़क पर गिर जाता है। शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी रूट कर मायके चली गई थी, जिससे आहत होकर मृतक ने सड़क किनारे खड़े होकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। आग लगते ही मृतक अपने घर की तरफ करीब 200 मीटर तक दौड़ा। पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने ईंट पत्थर से मार कर चौकीदार की हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। शव को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। मृतक के परिजनों में हत्या को लेकर काफी गुस्सा है। हत्या किसने की और क्यों की, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। आजमगढ़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पर कुदाल से मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया था। गुस्से में आकर पति ने पत्नी को मारा, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ताइवान की सीमा में घुसकर चीन ने 71 लड़ाकू विमानों के साथ स्ट्राइक ड्रिल किया। चीन ने कहा कि ये ड्रिल ताइवान और अमेरिका के लिए एक चेतावनी है और उनके उकसावे का जवाब है।
जवाब में ताइवान ने कहा कि सीमा के पास 71 युद्धक विमानों को देखा गया है। चीन लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया ने हवाई सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया है। दक्षिण कोरिया ने आरोप लगाया है कि उनकी सीमा में उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन घुस गए। दक्षिण कोरिया की सेना ने जेट विमानों और हेलीकॉप्टरों से करारा जवाब दिया है। ड्रोन गिराने के लिए दक्षिण कोरिया की सेना ने करीब 100 गोलियां चलाई। रूस से जंग के बीच कड़ाके की ठंड में बेलारूस सीमा के पास यूक्रेनी सैनिकों ने सैन्य अभ्यास किया। मिलिट्री ड्रिल के जरिए यूक्रेन ने रूस और बेलारूस को जवाब दिया। ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन के शहरों में लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा है कि जंग खत्म करने के लिए रूस यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। मॉस्को के पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम अपने राष्ट्र हितों और नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे। चीनी नौसेना ने एस्कॉर्ट मिशन की 14वीं वर्षगांठ पर शक्ति प्रदर्शन किया। अदन की खाड़ी और सोमालिया के जल क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने जश्न मनाया। बता दें कि एस्कॉर्ट बेड़ा युद्धग्रस्त देशों में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए काम करता है। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण से दवाइयों और इलाज पर असर पड़ा है। चीन की राजधानी बीजिंग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से जूझते मरीज दिख रहे हैं। कई शहरों में दवाइयों की भारी किल्लत है। बता दें कि चीन में हर दिन कोरोना के लाखों केस दर्ज किए जा रहे हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पहली बार 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 से 2017 में प्रधानमंत्री बने थे। प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली समेत 5 अन्य गठबंधन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इसके तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद सीपीएन यूएमएल सत्ता संभालेगी। इसके मायने ये हुए कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों में ब्रिटेन से जुड़ी गिरफ्तारियां विनाशकारी भूमिका को दिखाती हैं। उनकी भूमिका दंगे के लिए उकसाती है। बता दें कि सरकार विरोधी प्रदर्शन में ब्रिटेन के 7 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। वॉशिंगटन के 3 बिजली सब स्टेशनों में तोड़फोड़ के बाद बिजली की भारी किल्लत हो गई है। यहाँ 14,000 से ज्यादा घरों की बत्ती गुल है। बिजली स्टेशनों में तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस तलाश रही है। अमेरिका में बर्फ ने हाहाकार मचा दिया है। चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। न्यूयॉर्क में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कई गाड़ियां बर्फ में फंसी और दबी नजर आ रही हैं। बता दें कि अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।